So hello students, welcome to my YouTube channel. In this video we will cover unit 7 of physics BSc फर्स्ट सेमेस्टर मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। तो इसको बहुत इजी वे में पढ़ेंगे जिससे आपका कल ही एग्जाम है तो आप बहुत इजीली कवर कर पाओ। तो सबसे पहला टॉपिक है टू बॉडी प्रॉब्लम रिड्यूस टू वन बॉडी प्रॉब्लम। तो आपके दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1 और m2 है। पोजीशन वेक्टर मतलब उनकी पोजीशन आपकी r1 वेक्टर और r2 वेक्टर दी हुई है। अब मैंने आपको ट्राइंगल लॉ बताया था, आप यूनिट 1 में पढ़ चुके होंगे। r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर आ जाएगा आपकी r वेक्टर की वैल्यू। फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में ही सेंटर ऑफ मास समझाया था कि किसी भी बॉडी का मास उसके सेंटर पे होता है। तो उसका फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो RCM आपका ओरिजिन पे 0 होगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। फिर आपको एक इक्वेशन याद करनी है, लेग्रांजियन इक्वेशन L इक्वल्स टू टी माइनस वी। तो ये आपकी इक्वेशन हेल्प करेगी आपको फॉर्मूला लाने में। ठीक है, तो ये जो आपको लाना है ना, रिड्यूस करना है वन बॉडी प्रॉब्लम में, तो डिजायर्ड रिजल्ट होगा L इक्वल्स टू हाफ यू आर डॉट स्क्वायर माइनस वी। तो ये आपका कैसा आएगा, लेग्रांजे इक्वेशन यूज़ करके आएगा, लेग्रांजियन इक्वेशन। तो लेग्रांजियन इक्वेशन में टी आपका काइनेटिक एनर्जी है, वी आपका पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक चीज़ और समझो, हाफ एम वी स्क्वायर है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर लिख सकते हो। आर डॉट का मतलब क्या है आपका, डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो जब आप पोजीशन वेक्टर को टाइम के डिफरेंशिएट करते हो रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, तो आपको मेन के याद करना है जो रिजल्ट आया है एल का। ठीक है, बाकी आपके r1 डॉट वैक्टर r2 डॉट वैक्टर ये सब कैसे निकले मैंने ये भी इक्वेशंस में लिखे हुए हैं। अब इन सब की हेल्प से आपको जो रिड्यूस मास चाहिए था वो आ जाएगा। और अगर आपको और सब कुछ याद नहीं हो रहा है एकदम से तो आप रिड्यूस मास जरूर याद से करके जाना, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी आ सकता है यूज़। अगर आपको दो मास दे रखे हो, आपको कहा हो कि वो रिड्यूस कर दो रिड्यूस मास में, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे म्यू इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो जो आपका रिड्यूस मास आएगा आप उसे ऑप्शन से चूज़ कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं कैपलर्स लॉ। तो कैपलर्स ने कुछ लॉज दिए थे आपके प्लैनेट्स के लिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है कि हर एक प्लैनेट जो है आपका वो सन के अराउंड मोशन करेगा। ठीक है, अब वो कैसा करेगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और सन आपका एक पॉइंट पे फोकस होगा। ठीक है, जैसे मैंने डायग्राम पे बनाया हुआ है कि बीच में आपका सन है, उससे डिस्टेंस है। ठीक है, और प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है कौन से पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में। इस मोशन को आप प्लैनेटरी मोशन कहोगे। फिर आपका आता है सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज। तो एक सर्टेन टाइम में प्लैनेट एक सर्टेन एरियल वेलोसिटी कवर कर, कोई प्लैनेट फास्ट करेगा या स्लो करेगा तो वो डिपेंड करता है कि वो कितने डिस्टेंस पे है सन से। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस कम है आपका तो फास्ट मूव करेगा और डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्लो मूव करेगा। फिर थर्ड लॉ है आपका, वो होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की क्यूब। तो आर के आपका रेडियस है और टी के आपका टाइम पीरियड है। फिर आता है एस्केप वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड हो किसी ऑब्जेक्ट को फेंकने के लिए, मतलब कि प्रोजेक्ट करने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड से आपको बाहर फेंकना है। ठीक है, ऑफ अ प्लैनेट विदाउट कमिंग बैक, कि वो वापसी ना आए। तो किसी मिनिमम वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को जब आप प्रोजेक्ट करोगे, फेंकोगे ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, ठीक है, और वो वापसी ना आए, वेलोसिटी को क्या कहोगे, जो मिनिमम वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप मतलब भगाना। ठीक है, तो उसको बाहर निकाल देने वाली वेलोसिटी, मतलब बाहर निकालने वाली वेलोसिटी आपकी एस्केप वेलोसिटी। तो मिनिमम वेलोसिटी जो आपके ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दे, एस्केप आउट कर दे, मतलब भगा दे ग्रेविटेशनल फील्ड से और वो वापसी ना आ पाए, तो कौन सी वेलोसिटी है, वो एस्केप वेलोसिटी। फिर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इनके वो लिखे हुए हैं कि किसको आप क्या बोलते हो, नोटेशंस। फिर उसके बाद आपको बताया है कि तो उसके बाद आपको बताया है कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये किस किस पर डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, रेडियस पे डिपेंड करती है, लेकिन प्लैनेट के ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। फिर आपकी अगर एस्केप वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, फॉल बैक कर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को आप चाहते हो फॉल बैक ना करे तो आपको मिनिमम वेलोसिटी कितनी लेनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर आपका ग्रेविटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो एनर्जी कैसे निकालते हो आप, एनर्जी आपकी वर्क डन के इक्वल होती है। वर्क डन क्या है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मैंने आपको बता ही दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आर स्क्वायर से एक कम हो जाएगा। अब जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है यही आपका यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का, जो कि हम पढ़ेंगे चैप्टर के लास्ट में। और ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है कि बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड से इन्फिनिटी तक लाने में जो वर्क कर रहे हैं। फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड हो बॉडी, मतलब सैटेलाइट भी हो सकता है, प्लैनेट भी, तो रिवॉल्व कराने के लिए, घुमाने के लिए ना, सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कुलर ऑर्बिट में किसी बॉडी को रिवॉल्व कराने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी वो होगी आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब वो घूमेगा किसकी तरफ, तो एक दूसरी बॉडी की तरफ घूमेगा, और किसके प्रभाव में, ग्रेविटी के, गुरुत्वाकर्षण।
फिर मैंने एक और डेफिनेशन लिख रखी है, वो सिंपल है, अगर आपको उससे समझ आता है आप वो पढ़ लेना। फिर उसके बाद आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो 8 किलोमीटर पर सेकंड। फिर इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो पढ़ लेना। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है, 2 फॉर्मूले हो सकते हैं आपके, कैपिटल जी वाला और एक स्मॉल जी वाला। कैपिटल जी आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा और स्मॉल जी आपका ग्रेविटी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। रेडियस क्या होती है आपकी अर्थ की, 6.4 × 10⁶। ये आपसी की उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए लिखे हुए हैं। फिर रिलेशन लिखा है आपका, तो आपकी ऑर्बिटल या एस्केप वेलोसिटी में से कौन सी ज़्यादा होती है, आप मुझे कमेंट में बताना, मैंने आपको रिलेशन बता दिया है। फिर आपकी सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी लिखी है, K = G m/2r। अब किसी सैटेलाइट को इन्फिनिटी से आप क्या ला रहे हो, ग्रेविटेशनल फील्ड में ला रहे हो अर्थ के, ठीक है। तो जो आप काम कर रहे हो वही क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी बोल लो या वर्क डन बोल लो। अब आपकी 2 टाइप से होंगी, काइनेटिक एनर्जी बता चुकी मैं प्रीवियसली। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखी है -GME m/r। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। अब आता है आपका इक्वेशन टोटल एनर्जी का, जिसमें m आपका मास ऑफ सैटेलाइट है, कैपिटल M आपका अर्थ का मास है और r आपका अर्थ का रेडियस है। फिर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन समझा दिया था। अब आपको समझना है एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। लीनियर के लिए क्या होता है, आपका रोटेशन नहीं होता, एंगुलर में आपका रोटेशन होता है। तो जब एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना हो किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो फिर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। तो इसी को आप कहोगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, आई ओमेगा, जिसमें आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। अब जीपीएस के बारे में तो आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा कि लोकेशन किसी भी बॉडी की पता चलती है जीपीएस से। उसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, जिसमें 24 सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं और आपको बताती हैं कि किस तरह से आपकी कहाँ पे क्या लोकेशन है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि आपको लास्ट में मिलेगा लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, तो ये चैप्टर का लास्ट आ गया है। तो आपको ग्रेविटेशन का लॉ क्या है, ये आप पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से ही आ रहे हैं। तो आपके 2 मास हैं, एक m1 एक m2, उन दोनों के बीच का सेपरेशन आपका r है, जो कि क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और स्क्वायर भी होगा, ठीक है, किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। और क्या आप करोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे m1 m2 की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे आपके ग्रेविटेशन से। तो आप क्या लिख लोगे कि आपका फोर्स m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड देन उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगा दोगे कैपिटल जी। उसकी वैल्यू आप मुझे कमेंट में बताना, अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च करके बताना और याद भी कर लेना फिर। और ये बात तो आपको भले बात ही पता होगी कि हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, यूनिवर्स में कोई ना कोई चीज़ से अट्रैक्ट करता ही रहता है, तो फिर फोर्स तो लगेगी, और वो फोर्स कौन सी है, फिर ग्रेविटेशन फोर्स। सो अब है यूनिट 6, डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। इसमें क्या पढ़ोगे आप, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना है काइनेटिक एनर्जी का रोटेटिंग बॉडी के लिए। पहले आप काइनेटिक एनर्जी का लीनियर बॉडी के लिए पढ़ते थे, हाफ mv²। अब आप क्या करो, v की जगह आपको एक फॉर्मूला पता होगा r ओमेगा, जिसका आपका लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है, ठीक है। अब आपको एंगुलर वेलोसिटी में चाहिए क्योंकि रोटेटिंग बॉडी है, तो आप i लिखोगे और ओमेगा स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। mv² की जगह i ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पे आपका i मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mr² होता है, और जो आपका v है वो क्या होगा, r ओमेगा होगा। फिर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। तो देखो वो एक्सिस पे डिपेंड करता है, अगर आपका XY प्लेन में होगा तो उसका अलग होगा, अगर आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा तो अलग होगा। अब देखो प्लेन क्या है आपका, XY प्लेन लिया है मैंने, डायग्राम में बताया हुआ है कि ये प्लेन है आपका डिस्क का XY। अब उसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस आएगा, Z एक्सिस, तो उसके लिए होगा आपका हाफ mr²। ये आपके प्लेन ऑफ डिस्क के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, प्लेन ऑफ डिस्क में लाई कर रहा है। अगर प्लेन ऑफ डिस्क में लाई करेगा तो आपका 1/4 mr² हो जाएगा XY एक्सिस के लिए, ठीक है। उसके बाद कंडीशन लिखी है रोलिंग बॉडी ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। सो इसको आराम से समझो, देखो आपकी एक एक्स एक्सिस बनाई हुई है मैंने और एक इंक्लाइन प्लेन बनाया है, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन से मतलब है कि एक मतलब टिल्ट प्लेन, ठीक है, तो झुका हुआ, इसका मतलब इसके बीच एंगल बनेगा कुछ ना कुछ, तो वो थीटा मान लिया। अब आपने एक रोलिंग बॉडी रख दी, सर्कल बनाया हुआ है जो मैंने, ठीक है। अब आपका जो रोलिंग बॉडी का फोर्स होगा वो कितना होगा, mg नीचे की तरफ। अब उसके हम 2 कंपोनेंट्स कर देंगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा। mg cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल फोर्स करेगी, ठीक है। और ये जो आपका नीचे जा रहा है, रोल कर रहा है आपका बॉडी, जो आपकी बॉडी रोल कर रही है, तो इंक्लाइन प्लेन पे पीछे भी एक फोर्स लगेगा उसको रोकने के लिए, तो वो थोड़ा कम होगा क्योंकि बॉडी रोल तो कर रही है, बट होगा तो वो कौन सा फोर्स होगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स। अब आपको उसी की वैल्यू याद रखनी है, तो नीचे लिखा है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आपकी है IA/r²। मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स जो आपको रिक्वायर्ड है बॉडी को रोल कराने के लिए। अगर इतना नहीं लगेगा तो बॉडी क्या करेगी, स्लाइड करने लगेगी, मतलब फिसलने लगेगी, ठीक है। और रिजल्टेंट फोर्स कौन सा ज़्यादा होगा आपका, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका mg sin थीटा ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या कर रही है, बॉडी नीचे जा रही है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता तो बॉडी को वो जाने ही नहीं देता नीचे। फिर मैंने आपके कुछ फोर्स के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, नॉर्मल फोर्स का, टॉर्क का, ठीक है। टॉर्क क्या होता है,
इसी चीज़ को घुमाने के लिए लगने वाला फोर्स आपका टॉर्क होता है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे, अभी मैंने आपको मिनिमम फ्रिक्शन बताया था, अब यहाँ पे मिनिमम एक्सेलरेशन आ गया जो रिक्वायर्ड होता है बॉडी को रोल कराने के लिए। अगर इससे कम एक्सेलरेशन होगा तो बॉडी फिर से स्लाइड करने लग जाएगी, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशंस हैं कि अगर आपकी बॉडी सॉलिड स्फीयर है या फिर आपकी बॉडी सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्म हो जाएगा आपका 2/7 tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस। म्यू एस क्या है? फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अगर सिलेंडर है तो 1/3 mg साइन थीटा। अभी आपका फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ है इसको डिराइव करने में? फ्रिक्शन कांस्टेंट का यूज़ हुआ है म्यू एस एन। और ये जो के होता है वो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, ठीक है। तो जब कोई बॉडी घूमती है ना तो उसे रेडियस नहीं बोलते, उसे हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, के से डिनोट करते हैं। और आई का आपका फॉर्मूला 2/5 mr² होगा सॉलिड स्फीयर के लिए, और सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2 mr² होगा। अब एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, अब रोलिंग बॉडी की एनर्जी में दो चीज़ आती है, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी। अब रोटेशनल जो उसे घुमाने में लग रही है एनर्जी, और ट्रांसफॉर्मेशनल जो उसकी पोजीशन भी चेंज करे, क्योंकि वो रोल अपनी एक्सिस पे थोड़ी कर रही है, वो आगे भी तो आती जा रही है रोल करते हुए एक्सिस पे, ठीक है। वो अपनी एक्सिस पे रोल करने के साथ साथ आगे भी बढ़ती जा रही है। जो अपनी एक्सिस पे रोल कर रही है तो वो रोटेशनल एनर्जी हो गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जो एनर्जी वो आगे लगा रही है आने में वो है ट्रांसफॉर्मेशनल, उसकी पोजीशन चेंज करने की एनर्जी, वो हो जाएगी हाफ mv²। इन दोनों का सम कर दोगे आपकी एनर्जी आ जाएगी टोटल। और यहाँ पे आपको ओमेगा की टर्म्स में लाना है तो वी का फॉर्मूला लगा दोगे आप। क्या होता है वी का फॉर्मूला? आर ओमेगा, ठीक है। तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। सो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अ बीम इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स और रेज मूविंग टुगेदर इन वन डायरेक्शन। अब आपकी बीम में क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर रेज मूव करती हैं एक साथ एक ही डायरेक्शन में। अब उनके एग्जांपल हो सकते हैं आपके लाइट बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। तो आपकी बहुत सारी लाइट्स एक साथ कर रही हैं ट्रैवल, या फिर आपके इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? इन्हें बीम बोलोगे, ठीक है। अब आपकी बहुत सारी टाइप की बीम्स होती हैं। कैंटिलीवर बीम है सबसे पहले। तो जो बीम आपकी फिक्स होती है एक एंड पे और दूसरे एंड से फ्री होती है, उसे बोलते हो आप कैंटिलीवर बीम। तो जैसे कि आपने लोड अप्लाई किया, मतलब कोई वजन, ठीक है, कोई भी सामान आपने अप्लाई किया, रखा फ्री एंड की साइड, ठीक है, तो बैंड कर जाएगी आपकी बीम। किसकी वजह से? इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से। अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी तो पता होगा आपको, जैसे रबड़ है आप उसे खींच रहे हो, वापसी वो उसी पोजीशन में आ जाएगी जहाँ पे थी, तो डिफॉर्मेशन। लेकिन अगर उसके साइज़ में चेंज हो जाता है ना, उसका जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाएगा अगर, तो डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से आपकी बीम क्या कर जाएगी? बैंड कर जाएगी, जिस तरह से थी वो उसमें तनाव आ जाएगा। अब आता है डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे से फॉर्मूले को मत याद करना, बस ये समझ लेना कैंटिलीवर बीम क्या है। अब आती है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम वो बीम है जो आपकी सपोर्टेड होती है दोनों एंड से, लेकिन फिक्स नहीं होती। तो जैसे कि आपने ब्रिज को रेस्ट करा दिया दो सपोर्ट्स पे। अब आती है फिक्स्ड बीम। तो वो बीम जो ठोस तरीके से दोनों एंड से क्या हो? फिक्स्ड हो, रिजिडली फिक्स्ड हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? फिक्स्ड बीम बोलोगे, जो ना तो रोटेट कर पाए और ना डिस्प्लेसमेंट कर पाए। तो बना के दिखाई हुई है मैंने, ये रफ डायग्राम्स हैं, ठीक है। वो बीम जो सपोर्ट हो 2 पॉइंट से ज़्यादा, ठीक है। तो वो बीम जो आपकी 2 पॉइंट से ज़्यादा सपोर्टेड हो वो कंटिन्यूस बीम हो जाएगी। अब आती है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम आपका कॉम्बिनेशन होता है कैंटिलीवर का और सिंपली सपोर्टेड बीम का। उसमें एक तरफ से फिक्स्ड होती है और दूसरी तरफ से सपोर्टेड होती है। फिर बैंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला लिखा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बैंडिंग मोमेंट होता क्या है? तो जब हम बीम पे लोड अप्लाई करते हैं, लोड मतलब वजन, कोई सामान, ठीक है, तो इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाती है बीम के अंदर से, ठीक है, और उससे क्या होता है? बैंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है उन फोर्सेस की वजह से। अब अगर बैंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है तो स्माइल वाली इमोजी की टाइप होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, वरना नेगेटिव है तो नीचे की तरफ फ्रॉन। फिर आती है बीम थ्योरी। तो बीम थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका बैंडिंग मोमेंट कितना होता है? 4/r आई डैश। आई डैश आपकी स्टिफनेस है, या फिर आप कह सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो मतलब शेप्स की वजह से आपका चेंज हो जाएगा। अगर सर्कुलर शेप है तो ये वाला फॉर्मूला है आपका, और रेक्टेंगल है तो BD³/12 है। अब आते हैं लॉज पे। तो अब आपका हुक लॉ क्या कहता है? हुक लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो ये चीज़ आप 12th में पढ़ के आए होंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या आ जाएगा आपका? इलास्टिसिटी, क्योंकि स्ट्रेस इक्वल्स टू इलास्टिसिटी का कांस्टेंट लगा के आप स्ट्रेन लिखोगे, और जब इलास्टिसिटी निकालनी होगी तो आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसने दिया था? ये यंग्स ने दिया था। फिर उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। पॉइजन रेशियो को आप सिग्मा से डिनोट करते हो, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। फिर यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस है लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस को आप बीटा से या फिर के से डिनोट करते हो, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में ऊपर बता चुकी डेल वी अपॉन वी, डायमेंशंस में चेंज होना। और फिर रिलेशन है आपका पॉइजन रेशियो का, बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस का। तो इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और ये शीयर मॉडुलस।
सो आपकी दोनों यूनिट्स ख़त्म होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट्स के साथ, न्यू चैप्टर के साथ एंड न्यू सब्जेक्ट के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।